वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज से हम अपने प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। प्री बोर्ड की तैयारी थोड़ी मैं यूनिक और अलग तरीके से कराने वाला हूँ। वैसे तो मैं बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार आप सभी को क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। लेकिन अब सामने है प्री बोर्ड, और प्री बोर्ड तो हमें फोड़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 सेटों में आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएंगे, जिसका नाम रहेगा सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सी और डी। और अगर कोई स्टूडेंट्स इस 4 सेट को अच्छे से पढ़ लेता है, प्री बोर्ड आराम से फोड़ देगा, क्योंकि प्री बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं 4 सेटों से बनाए जाएंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 4 सेट से ही पूरा का पूरा पेपर आए। फिर भी मैं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। अगर तुम्हारा पेपर 75 नंबर का है तो आसानी से 70 नंबर तक तुम्हारा 4 सेट को देखने के बाद आ सकता है। तो आज से हम शुरू करते हैं, अपने पहले सेट को कवर करेंगे। ऐसे धीरे धीरे आपके पास सेट नंबर बी, सी, डी सब आ जाएगा। अगर तुम सब कुछ पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें हिंदी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कोई भी मीडियम को हो, हिंदी या इंग्लिश, तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पढ़ना है और ये चीज़ अच्छे से करना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को बनेगा। यहाँ पर लिखा भी है प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं हिंदी विषय का है। और हिंदी और इंग्लिश वर्जन मतलब दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। एंड यहाँ पर निर्देश में लिखा है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। टोटल हमें 23 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी में अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा। 6 से 17 तक 2 अंकीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है। बाकी आगे के क्वेश्चन 3 अंकीय और आगे क्वेश्चन 4 अंकीय में अटेंड करना है, जिसका शब्द सीमा लिखा है। परेशान मत होना, हम आंसर लिखेंगे शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। बाकी बोर्ड एग्जाम के पिछले 4 साल का प्रश्न पत्र और उसका सोल्यूशन मैं अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जा करके देखिए। बाय द वे, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो फटाफट तैयार हो जाओ और एक एक क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कह रहा है, युगधारा के कवि का नाम क्या है। युगधारा आपकी एक कविता है और इसके कवि का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर आ नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर, जयशंकर प्रसाद या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका सही आंसर नागार्जुन हो जाएगा। तो सीधे फैक्ट याद कर लो कि युगधारा के कवि का नाम क्या है, नागार्जुन है। नेक्स्ट कह रहा है कि नई कविता के कवि का नाम क्या है। हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द रघुवीर सहाय हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि थके पथिक की पंथा में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखो ना, था था, ये था शब्द बार बार आया, इसलिए थके पथिक की पंथा एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है। मैंने पढ़ाया, चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाया कि भाई यह एक संस्मरण है। तो इसका सही आंसर आपको संस्मरण लगाना है। नेक्स्ट कहता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। बच्चे बच्चे को पता है कि कैप्टन चश्मा वाला लगाता था। तो इसका सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर आ, कैप्टन चश्मा वाला। बालक तारकेश्वर नाथ को उसकी पिता टीका लगाते थे। तो उसके पिता का टीका लगाते थे, तो भभूत का टीका लगाते थे। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है। तो ये प्रश्न बना है तुम्हारे कवि परिचय से। तो इसका सही आंसर तुम्हें लिखना है नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास। नेक्स्ट कहता है शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक अभिधा, दूसरा लक्षण, तीसरा व्यंजना। दोहा के प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी कितनी मात्रा होती है। मैंने तुम्हें याद करने का ट्रिक बताया था। देखो, जब भी दोहा है और पहला और तृतीय बोले ना, तो हमेशा 13-13 मात्राएं होगी। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है 13-13। और जब बोले कभी दूसरा और चौथा, तो इसमें होती है 11-11 मात्राएं बस, है ना। तो पहला और तृतीय तो 13-13 मात्राएं होती है, याद कर लो अगर तुम्हें ट्रिक नहीं पता तो। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो आधुनिक काल आपका प्रारंभ होता है 19वीं शताब्दी में। तो 1900 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। छायावाद का प्रारंभ कब से हुआ है। तो छायावाद हुआ है 1920 से। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं। तो कहानी के बहुत सारे तत्व हैं, नाटक, एकांकी, उपन्यास। तो इस प्रकार से कुल 6 तत्व हैं। तो इसका आंसर तुम्हें 6 करना है। और ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना, तुम्हारे प्री बोर्ड में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सही जोड़ी को मिलाइए। एक साइड लिखा है स्तंभ आ, दूसरा लिखा है स्तंभ नंबर बा। पहला नंबर कह रहा है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका का हो जाएगा आपका तुलसीदास। सेकंड नंबर कह रहा है कि गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है साहित्य लहरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य लहरी का। एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं। वैसे तो इसका सूरदास की एक रचना है, तो मिला दो भाई सूरदास। रिपोतार्ज की भाषा क्या है। तो यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंच हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन, तो इसको किसने लिखा है। तो इसको लिखा है मंगलेश डबराल जी लिखते हैं। और एकांकी, एकांकी, तो यहाँ पर सही आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा,
अब कौन कौन सा ऑप्शन बचा है, तो ये विज्ञान का दुरुपयोग, आप इसको टिक कर दो, ये एक अंक ही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, खत्म। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, जिसमें कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड का अंश है, तो यह एक बाल कांड का अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाल कांड लिखना है। और मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है टॉपर सीरीज में, तो तुम्हें पूरी पूरी कहानी भी याद होगी, किस किस प्रकार से वो गए थे, कैसे पहुंचे, सब कुछ मैंने डिटेल में बात किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्साह कविता का मुख्य गुण क्या है, तो उत्साह कविता का मुख्य गुण है वीर रस, है ना। तो इसे वीर रस प्रधान रचना की गई, तो वीर रस तुम्हें यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है महादेवी वर्मा, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अट नहीं रही है कविता में किस बात की ओर प्रकट कर रहा है, तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अट नहीं रही है, ये फागुन की सुंदरता की बात कर रहा है ना, याद है ना, ये फागुन की सुंदरता की बात कर रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है फागुन की सुंदरता, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि प्रकृति की सुंदरता, कुछ भी लिख दो चलेगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ है भाई, सब कुछ पूरे कॉन्सेप्ट याद करा दिया हूं तुमको, सब याद होगा तुमसे। नेक्स्ट कह रहा है कि अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो ये एक अब चला जाए, ये एक आज्ञा देने वाला वाक्य है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, अब चला जाए, वो नहीं कहते अब चला जाए यार, तो आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा दे रहा है ना, अब चला जाए, आज्ञार्थक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य सत्य का चयन करो। पहला नंबर कह रहा है कि नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, बिल्कुल गलत बात है, नेताजी को चश्मा को स्वयं प्रकाश ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति अपार थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, तो जिसके एक से अनेक अर्थ होते हैं क्या वो एकार्थी कहलाते हैं, तो यहां पर आपको सिंपल सा टिक कर देना है हाँ। नेक्स्ट कहता है कि जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है क्या वहां संयोग रस होता है, नहीं। जब बोला है विरह, विरह मतलब बिछड़ना, और यहाँ पर वियोग होगा, संयोग कैसे होगा, तो हो जाएगा वियोग, मतलब ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट कह रहा है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती, तो यहाँ पर वर्ण लिखा है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वाणिज्य छंद में वर्णों की गणना होती है। भाई टॉपर सीरीज का हर एक चीज याद तो है ना, यही काम आएगा तुम्हें टॉपर सीरीज में, जो जो चिल्ला चिल्ला करके मैं पढ़ाया हूं, अब तो तुम्हारा प्रैक्टिस है, और अगर ये क्वेश्चन लगा लोगे मतलब एग्जाम को फोड़ दोगे। अच्छा सुनो, अगर इसका पीडीएफ वगैरह तुम्हें डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन, देखो ऐसे सोल्यूशन भी लेकर के आया हूं, तो क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, एक सेट का नहीं बल्कि 4 के चारों सेटों का मिल जाएगा, परेशान मत होना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो, डाउनलोड करो, और घर बैठे इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तुम्हारी प्री बोर्ड की तैयारी तो बहुत अच्छी हो ही जाएगी, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी तुम्हारे वरदान से कम साबित नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो आगे छठवां नंबर कहता है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की विशेषताएं, सबसे पहले छायावाद में जितने भी रचनाएं होती थी वो मानवीय रचनाएं होती थी, मतलब मानवीय और रहस्यात्मक दिखाई देता था। और दूसरा पॉइंट ऐसा रख सकते हैं कि छायावाद में जितनी भी रचनाएं होती थी वो व्यक्तिगत अनुभव के संबंधित रचना होती थी, मतलब जो लेखक के जीवन में बीतता था वही लेखक लिखता था। अथवा में कह रहा है कि रीत काल के 2 कवि का नाम, उसकी रचना बताना है, तो एक बिहारी, आंसर में दिखा देता हूं भाई, परेशान मत होना। तो इसका आंसर ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, ये छायावाद वाला, तो ये रहा पहला और दूसरा पॉइंट। और अथवा में रीतिकाल के 2 कवि का नाम, तो एक रहा तुम्हारे सामने बिहारी, जो लिखते हैं बिहारी सतसई, और दूसरा तुम्हारे केशव हैं जो लिखते हैं रसिक प्रिय, तो ये तुम्हें लिख देना है, ठीक। तो केशव का क्या हो जाएगा, रसिक प्रिय, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तुलसीदास तथा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, केवल तुम्हें लिखना है 2 रचनाएं और केवल भाव पक्ष लिखना है, भाई जितना बोला उतना लिखना है, ठीक है। ये देखो, तो 2 रचना हम लिखेंगे, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, और भाव पक्ष में केवल हम लिखेंगे कि तुलसीदास के काव्य में भक्ति, मर्यादा और आदर्श जीवन के मूल्यों की प्रधानता है, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे, है ना। अगर चाहते हो तो 1 पॉइंट और लिख सकते हो, बाकी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आंसर दे रहा हूं, इतना ही तुम्हें लिख करके आना है। अगर चाहो तो 2 पॉइंट लिखो, वरना 1 पॉइंट में तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन का डिमांड हमें वैसे ही आंसर करना है। 8वां नंबर कह रहा है, अच्छा एक और तो बचा है भाई, मंगलेश डबराल जी के बारे में, आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं। मैं सब लेकर के आया हूं, देखो इनकी रचना क्या है, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, और भाव पक्ष क्या है, सामाजिक यथार्थ और आम आदमी की संवेदना संबंधित इनकी रचनाएं होती थी, बस इतना तुम्हें लिखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मर्यादा न लेने के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात कही जा रही है, और अथवा में कह रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर
लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए थे। तो आइए दिखा देता हूं इसका आंसर। तो ये रहा तुम्हारे सामने, मर्यादा ना रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात कही रही थी। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, यहाँ क्षत्रिय मर्यादा में ना रहने की बात कही जा रही थी, क्योंकि धनुष टूटने पर परशुराम का अत्यधिक क्रोध मर्यादा के विरुद्ध है। ठीक, ये हुआ। अथवा का देख लो, कौन सा तर्क दिया था। तो ये वो लिखे थे कि धनुष पुराना है, जर्जर है, इसलिए टूट गया, इसमें राम भगवान का कोई दोष नहीं है, बस ये तुम्हें लिख देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 9 नंबर कहता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य क्या है। मतलब ऐसा कौन सी बातें जो तुम्हें अच्छी लगी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। और अथवा में कह रहा है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। आइए दिखाता हूं, ये रहा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अनूठा व्यंग। ठीक है, यहां से लेकर के तुम्हें यहां तक लिखना है। और अथवा में कह रहा है कि इनकी सुंदरता क्यों नहीं हट रही, तो ये यहां तक कंप्लीट होता है, बस इतना तुम्हें चिपका देना है। ठीक, पूरा का पूरा आंसर एग्जाम ओरिएंटेड है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम 2 नंबर के हिसाब से आंसर लाए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। और अथवा में कह रहा है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। आइए दिखाते हैं मुक्तक काव्य। देखो, जिस काव्य में प्रत्येक पद्य स्वतंत्र अर्थ रखता हो और किसी कथा से जुड़ा ना हो, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। ये तुम्हें चुपचाप चिपका देना है। अथवा में कहता है मानवीकरण अलंकार, मैंने तुम्हें बताया था, जहां किसी निर्जीव वस्तु की तुलना मनुष्य से की जाती है उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे नदी मुस्कुरा रही है, नदी थोड़ी ना मुस्कुराती है, लेकिन हम तुलना तो कर रहे हैं ना, इसकी तुलना मनुष्य से कर रहे हैं, बस यही है तुम्हारा मानवीकरण अलंकार। आगे बढ़ते हैं। रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। और अथवा में कहता है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। और देखते हैं रस। देखो, किसी काव्य को पढ़ने पर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, और हास्य रस पूछा जहां हंसी उत्पन्न हो। वैसे मैंने एक तुम्हें टॉपर सीरीज में बहुत अच्छे से बताया था सभी रस का एक डेफिनेशन, कि सा हृदय के हृदय में स्थित हस नामक स्थायी भाव, जब विभव अनुभव संचारी भाव संयोग होता है वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। याद है, बताया था ना। और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बंदर कहा बनरिया से चलो नहाने गंगा, घर में छोड़ो बच्चों को होने दो हुड़दंगा। बस ये तुम्हें चिपका देना है। ठीक, तो ये मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, बाकी तुम्हें यहाँ पर डिटेल में समझा भी दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी और मनु भंडारी की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 पॉइंट पूछा। देख, 2 रचनाएं और भाषा शैली। ठीक, भाषा और शैली केवल तुम्हें एक लाइन लिखना है और 2 रचनाएं केवल लिख देना, बस। 2 रचना के लिए आधा नंबर यहां से मिल जाएगा और एक तुम शैली लिखोगे, भाषा शैली, 1 नंबर तुम्हें यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर होता है कंप्लीट। देख यार, जो मैं आंसर दिखा रहा हूं ना, तो इस आंसर को मैं कम फोकस किया हूं, मैं क्वेश्चन को ज्यादा फोकस किया हूं, मतलब क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। आंसर क्या, आंसर तो तुम्हारे पास भी है, तुम वहां से भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी सहायता के लिए मैं आंसर लेकर के आया हूं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। तो ये देखते हैं 12 नंबर का आंसर। इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी। माटी की मूर्त और चिता के फूल। ठीक है, और भाषा शैली सरल, भावात्मक और प्रभावशाली इनकी भाषा शैली थी। अथवा हम देख लो, मनु भंडारी जी का यहाँ पर लेकर के आया हूं। ठीक है, तो यही सच है और आपका बंटी, ये आंसर है। और सहज और इसका भाषा कैसे था, संवादात्मक भाषा था। बस इतना आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा में कह रहा है कि लेखिका के पिता रसोई घर को भटियार खाना क्यों कह करके संबोधित करते थे। तो सबसे पहले सेनानी वाला देख लेते हैं कि उसे लोग कैप्टन क्यों कहते थे। क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति था, जुनून था, और जो नेताजी की मूर्ति लगी थी ना, उसमें डेली पहनाने आता था चश्मा, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, और अथवा वाला देख लेते हैं कि लेखक के पिता उन्हें भटियार खाना क्यों कहते थे। क्योंकि जब उनकी सभी बहन की शादी हो गई थी, अगर तुम्हें कहानी याद होगा तो लेखिका के पिता लेखिका से प्यार करने लगे थे। पहले प्यार नहीं करते थे, पहले उसे कलूठी समझते थे, और फिर बोले कि बेटा तुम तो जीवन में बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन अगर तुम किचन के कार्यों में व्यस्त हो गई तो कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए कहा कि किचन एक भटियार खाना है, अगर वहां जो जाता है वो दब जाता है, अपनी प्रतिभाओं को नहीं दिखा पाते हैं, तो तुम किचन का काम छोड़ो, तुम बाहर का काम करो। तब जाकर के लेखिका ने आंदोलन वगैरह किया था और उनके पिता बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उसकी बिटिया की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी। भाई टॉपर सीरीज में सब पढ़ाया हूँ, याद है ना, याद है कि नहीं है भाई, एक बार बता दो अगर तुमको याद हो तो। और जिसको याद ना आ रहा हो ना, क्लासेस डली है, जाकर के देख ले मेरे भाई, अभी भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। और नहीं देखेगा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो ना। तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया हूं, जितना कुछ हो सकता था और जितना बेहतरीन हो सकता था। अब देख तेरे लिए प्री बोर्ड का जो पेपर लाया हूं 100% क्वेश्चन नहीं से आएगा, लेकिन अब तू क्या करेगा पता है,
तू सारे सेट के वीडियोस को नहीं देखेगा, एक दो देख लेगा, फिर ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहेगा, फिर एग्जाम देने जाएगा, फिर एक दो क्वेश्चन आएंगे क्योंकि तूने एक दो सेट देखा है, फिर बोलेगा साहब आपने दिया तो सब लेकिन राम राम हो गया, कुछ नहीं पढ़े साहब, आपका दिया बताया हुआ आया तो था लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। तो ये फिर तेरी गलती हो जाएगी। चल आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कि कैप्टन कौन था वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदलता था, और अथवा में कहता है कि कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। तो वही दिखाते हैं कैप्टन कौन था। कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था। वह मूर्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए बार बार चश्मा को बदल देता था, और वो जो चश्मा मूर्ति पे लगाता था, अगर कोई ग्राहक उसे खरीद लेता था, उसे पसंद आता था, वो चश्मा भी उसे दे देता था। ये उसकी सीन थी। ठीक है। और अथवा में कहानी और उपन्यास में अंतर, तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास विस्तृत होती है, और कहानी में पात्र कम होते हैं जबकि उपन्यास में भर भर के पात्र होते हैं। अरे भैया कहानी से बड़ा तो उपन्यास होता है ना। नेक्स्ट देख, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर पूछा है, और अथवा कह रहा है कि नाटक और एकांकी में अंतर। अब ये जो 3 अंतर मैं दिया हूं ना, 3 में से 1 या 2 अंतर तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, देख लेना आ जाएगा भाई, ऐसे कि ऐसे ही आएगा, सेम क्वेश्चन चिपकेगा, क्वेश्चन में दाएं से बाएं भी नहीं होगा, तू देख लेना। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये रहा तुम्हारे सामने रेखा चित्र और संस्मरण, और ये रहा नाटक और एकांकी, बाकी यहाँ पर चिपका दिया हूं आंसर, देख लीजिएगा। ठीक, अब मैं इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है भाई, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, जैसे तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, है ना, तो तुम्हें तो मैं सर्वज्ञ कह ही सकता हूँ। नेक्स्ट कहता है जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार कहलाता है, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, तो ब्रह्मा जी का कोई आकार नहीं भाई, निराकार ब्रह्मा है। अथवा में कह रहा है कि समास विग्रह करना है, पीताम्बर, सिंपल सा, पीला है जिसका अंबर बराबर पीताम्बर। त्रिलोकी, 3 लोकों में समाहित, या तीन लोकों का, त्रिलोकी मतलब तीनों लोक। ठीक, तो इसे त्रिलोकी कहते हैं, जैसे भगवान शंकर जी, शिव शंकर, सब जानते हो भाई। ये देखो 3 धन लोक और पीता, ये धन मत लगाना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी आंसर में त्रुटियां कर दिया हूं भाई। पीताम्बर होगा पीला है जिसका अंबर, अर्थात कर्मधारा है समास। ठीक है, तो इसे मैं तो मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो तुम लिख दोगे एग्जाम में, फिर मुझे तुम आके चिल्लाओगे कि साहब आपने तो, हाँ भाई। ठीक है, त्रिलोकी 3 लोक, या 3 लोकों को समूह, उसे कहते हैं त्रिलोकी। बस इतना तुम्हें चिपकाना है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां तक और किस तरह हो रहा है। अथवा में कह रहा है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर के इसी सकना क्यों भूल जाता है। आइए दिखाते हैं, ये रहा विज्ञान का दुरुपयोग वाला, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड भोलानाथ साथियों को देखकर किसी सकना क्यों भूल जाता है, इसका भी आंसर लिखा हूं। याद करो, जब भोलानाथ की मम्मी बाकायदे उसकी चोटी वोटी बना देती है, रोने लगता है, पिटाने लगता है, फिर उसके पिताजी उसे बाहर ले जाते थे खिलाने के लिए, जैसे ही साथियों को दिखता था भूल जाता था, है ना। याद करो, मैंने कहानी में भी बताया था तुमको कि भोलानाथ क्या करता था, कौन सा खेल खेलता था, कहीं शादी कर रहा है ना, कहीं बारात लेके जा रहा है, तो कहीं खेती कर रहा है, कहीं कुएं से पानी खींच रहा है, याद तो है ना। अरे थोड़ी थोड़ी भी याद होगा ना, उत्तर लिख दोगे। अगर थोड़ी थोड़ी भी याद रहता है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऑटोमेटिक हमारी पेन की स्पीड हो जाती है भाई, है ना, फिर पेन रुकती नहीं है, फिर पेन भगती है। अब पढ़े ही नहीं है साल भर, तो फिर बंटाधार होना फिक्स है, लेकिन अभी भी समय कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारे पास समय है। जागो इंडिया जागो, जागो एमपी के लोग जागो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब नहीं पढ़ना तो फिर भैया कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित पद्यांश के लिए संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करो। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। देखो, हरि है राजनीति पढ़ियाए, याद करो वो वाला पाठ का है जो भगवान श्री कृष्ण चले गए थे अपने गोपियों को छोड़ करके, बस वही है। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहूत मधुकय, समाचार सब पाए, इके अति चातुर होत होत पहिलो ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ियाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोगी संदेश पठाए। याद है, तो बस उसी पाठ से संबंधित पूछा गया है। अथवा में कह रहा है मधुप गुनागुन कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इतनी गंभीर अनंत नीलामी के असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ठीक, तो ये दोनों चीज दिया गया है। आइए दिखाते हैं, ये तुम्हारे सामने इसका आंसर भी लिखा गया, चिपका देना बढ़िया। ये रहा तुम्हारा, यहाँ तक होता है कंप्लीट, और इसके बाद ये रहा तुम्हारे सामने अथवा का। ठीक, तो ये तुम्हें लिखना है, बस इतना तुम्हें चिपका देना है, और ये एक एक चीज का आंसर तुम्हारे सामने मैं प्रकट कर दिया हूं। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर क्या कह रहा है कि अब आपको संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करनी है। ठीक है, देख लो यहाँ पर
गद्यांश की संदर्भ प्रश्न की व्याख्या कीजिए। ये संस्कृत वाले पाठ से लिया गया है और इसके अथवा में क्या कह रहा है कि हालदार साहब वाले पाठ से लिया गया है। वो कैप्टन चश्मा वाला, याद करो, हालदार साहब हर 15वें दिन शहर से गुजरता था। मैंने इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा है। एंड ये रहा इसका आंसर भाई साहब तुम्हारे सामने, चिपका देना। 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम्हें प्रसंग लिखना है, ठीक है, फिर लिखना है व्याख्या है, ठीक। संदर्भ चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखना। संदर्भ में क्या लिखते हैं मैं बता देता हूं। संदर्भ में एड्रेस लिखा जाता है कि आखिरकार ये किस पाठ से लिया गया है, उसे कहते हैं संदर्भ। बस इतना लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कह रहा है कि स्वच्छ भारत पर एक अनुच्छेद लिखना है। अर्थवम कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अधिकारी और नागरिक के बीच संवाद बताइए। 13 स्वच्छ भारत पर अनुच्छेद, ठीक है, ये अनुच्छेद चिपका देना है, ये पूरा पूरा लिख देना। और संवाद तो तुम्हें अपने से लिखना है, ठीक, संवाद अपने से लिखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर संवाद का है ना, ये हटा देता हूँ भाई, ये पूरा हटा देता हूँ, ये तुम्हें अपने से लिखना है, ठीक, ये तुम्हें अपने से ही करना पड़ेगा। ऊपर वाला आंसर मैं दे दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। अब इतना सरल है यार, इसको पढ़ो, आंसर करो। जैसे क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो स्वार्थ और परमार्थ हो जाएगा, ठीक है। सच्ची मानवता क्या है, तो आइए इसका आंसर ढूंढता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, हम अधिकतर सभी कार्य अपने लिए करते हैं, पर के लिए, देखो, पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। ये इस प्रकार सड़ा सड़ा क्वेश्चन पूछा है, इतना सड़ा तो कुछ नहीं है। वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देता है, तुम्हें पता है कि देखना, ये देखो, इसे परोपकार कहते हैं। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है, दूसरों के लिए बहती है। वृक्ष का पूछा ना, वृक्ष मनुष्य को छाया देता है फल देने के लिए। ये देखो, बस इतना तुम्हें लिखना है भाई, यहां से लेके ये देखो सब पूरा लिख देना वृक्ष से संबंधित। ये हो गया तीसरे नंबर का आंसर कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट कहता है गद्यांश का सारांश लिखे। सारांश मतलब इसको पढ़ो और तुम्हें जो समझ में आए अपने शब्दों में उसे तुम लिख दो, यही तुम्हारा सारांश हो जाएगा, ठीक है। अथवा में क्या कह रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन देख लो, एक युवक वाला दिया गया है, बस इसे भी ऐसे अटेंड करना है, तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि इसका आंसर कर पाए। आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्या कह रहा है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क के लिए आवेदन पत्र लिखना है। और अथवा में कह रहा है कि अपने जन्मदिन पर आयोजन में सम्मिलित होने के लिए मित्र को आमंत्रित पत्र लिखना है। मैं दिखा देता हूं इसका आंसर, बाकी रहा 11 नंबर का आंसर, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये रहा तुम्हारे सामने 22वां नंबर का उत्तर, ठीक है। टेक का स्क्रीनशॉट, पूरा पूरा चिपका देना, और इससे बेहतर तुम्हारे पास है तो वो चिपका देना, तुम्हें पूरे पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 23वां नंबर क्या कह रहा है कि निबंध लिखना है। अब निबंध जो 5 दिया हूं ना, इनमें से ही 2-3 आएगा तुम्हारे एग्जाम में, इसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, तो जो मैं दिया हूं उतना ही करना है, बाकी निबंध अपने बुक से देख लीजिएगा। इस प्रकार से तुम्हारा सेट नंबर 1 होता है पूरा पूरा द एंड, मतलब कंप्लीट। सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूं। तुम्हें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछना जरूर, बाकी चिल करो, तुम परेशान मत हो, पूरा पूरा 100% क्वेश्चन यही जाएगा। और तुम्हें भी पता है जो मैं बताता हूं वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।